नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था गहड़वाल वंश के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि उसकी स्थापना किसने और कब की। उस वंश का अंतिम और प्रथम शक्तिशाली राजा कौन था तथा कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में भी पढ़ा। अगर आप उस वीडियो के बारे में या वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आज की वीडियो से पढ़ेंगे हम, क्या महाराजा जयचंद गद्दार शासक थे या फिर देशभक्त शासक थे। क्या जयचंद ने पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था? क्योंकि हमारी कहावतों में, मुहावरों में, यहां तक कि गालियों में भी जयचंद को गद्दार बताया जाता है। जयचंद होना मुहावरे का अर्थ है गद्दार होना, जैसा कि हमें बताया जाता है। तो क्या महाराजा जयचंद एक गद्दार शासक थे, यानी कि उन्होंने पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गोरी को बुलाया था? तो आज की वीडियो में हम इन सारी अफवाह, भ्रामक और काल्पनिक आरोप का पर्दाफाश करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमने पिछली वीडियो में जयचंद के इतिहास के बारे में पढ़ा था। जयचंद को गद्दार साबित करने वाले दो ग्रंथ हैं, जिनका नाम है चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो और प्रबंधकोश। इन दोनों ग्रंथों पर गहन अध्ययन करने के बाद हीराचंद ओझा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह ग्रंथ, यानी कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, एक काल्पनिक ग्रंथ है, जिसमें सारी की सारी घटनाएं, जहां तक ज्यादातर घटनाएं ऐतिहासिक नहीं है, और यह ग्रंथ उस समय का भी नहीं है जिस समय की यह घटना बताता है, यानी कि यह ग्रंथ 16वीं शताब्दी का ग्रंथ बताया जाता है। प्रबंध कोश भी इसी को आधार मानकर लिखा गया है। इसलिए इन दोनों ग्रंथों में जयचंद को गद्दार साबित किया गया है। जैसा कि पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री संयुक्ता से प्रेम करते थे और उसके स्वयंवर से हरण कर लेते हैं और विवाह रचा लेते हैं। इसका प्रतिशोध लेने के लिए जयचंद ने पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था। पहला देखेंगे कि इन दोनों के मध्य, यानी कि जयचंद और पृथ्वीराज के मध्य दुश्मनी का क्या कारण था। इन दोनों के मध्य दुश्मनी का कारण संयोगता को माना जाता है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जयचंद की कोई पुत्री संयोगता नाम की नहीं थी, यानी कि चंद्रबरदाई ने संयोगता नाम के चरित्र को कल्पित किया, यानी कि वो गढ़ा है। अगर यह कल्पना मान लेते हैं तो इन दोनों के मध्य दुश्मनी का कोई कारण नहीं बनता, और अगर दुश्मनी का कारण नहीं बनता तो फिर जयचंद के द्वारा पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए गौरी को आमंत्रित करने का जो आरोप लगता है वो भी निराधार है। दूसरा, इतिहासकारों का मत है कि पृथ्वीराज चौहान के मुकाबले जयचंद के पास काफी सेना थी, और जयचंद के पास पृथ्वीराज के मुकाबले साम्राज्य भी ज्यादा था। जहां पृथ्वीराज चौहान के पास केवल अजमेर और दिल्ली का कुछ भाग था, वहीं जयचंद के पास मगध का विशाल क्षेत्र, कन्नौज का क्षेत्र और काशी का क्षेत्र था। जयचंद ने देवगिरी के यादव शासकों और गुजरात के सोलंकी शासकों को भी पराजित किया था, तो उनका क्षेत्र भी जयचंद के क्षेत्र में समाहित कर लिया गया था। इसीलिए जयचंद का साम्राज्य पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य के मुकाबले ज्यादा था। अब बात करें उनके
विजयी अभियान की, तो पृथ्वीराज के मुकाबले जयचंद के जो विजयी अभियान थे वो ज्यादा थे। इतिहासकारों ने कन्नौज की विशाल सेना को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि यदि कन्नौज और दिल्ली में युद्ध होता है तो जीत कन्नौज की ही होगी। अतः इससे यह तथ्य निकलकर सामने आता है कि जयचंद का पृथ्वीराज को हराने का लक्ष्य होता तो जयचंद को किसी अन्य शक्ति से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए गौरी को बुलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इतिहासकारों का यह भी मत है कि यदि जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच मित्रता होती तो क्या मोहम्मद गौरी जयचंद पर आक्रमण करता और उसे युद्ध में हराता। इससे यह नतीजा निकलता है कि जयचंद के प्रति गौरी की कोई सद्भावना नहीं थी, यानी कि गौरी जितना दुश्मन पृथ्वीराज चौहान को मानता था उतना ही जयचंद को मानता था। इसलिए जयचंद के द्वारा पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए गौरी को बुलाना एक लेखक की कल्पना है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय के लिए किसी अन्य को दोषी ठहराने की एक साजिश है, यानी कि पृथ्वीराज की जो हार हुई थी, जो पराजय हुई थी, उसे अपनी या खुद की गलती न मानकर इसका आरोप किसी और के सिर पर मढ़ दिया जाए, यह एक लेखक की एक साजिश थी और इसके लिए संयोगता नामक चरित्र की कल्पना करके जयचंद को गद्दार साबित करने की कोशिश की गई। जब जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य कोई दुश्मनी नहीं थी तो फिर जयचंद को गद्दार साबित क्यों किया जाता है। इसके पीछे कुछ इतिहासकार यह तर्क देते हैं कि जयचंद एक बौद्ध शासक था और भारत में बौद्ध मत और वैदिक मत के बीच शत्रुता काफी सदियों से चली आ रही है। जयचंद ने बौद्ध भिक्षु जगतमित्रानंद से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उसकी दादी यानी कि कुमार देवी ने भी, जो कि बौद्ध धर्म की एक अनुयायी थी, उन्होंने बौद्ध धर्म को समर्पित कई बौद्ध विहार की स्थापना की। खैर, जयचंद को गद्दार साबित करने के पीछे जो भी कारण रहे हों, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि जयचंद गद्दार शासक नहीं था। जयचंद ने किसी विदेशी आक्रांता को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। जो जयचंद पर गद्दारी का या विदेशी आक्रांताओं को बुलाने का जो आरोप लगता है वह झूठा है, निराधार है और उसके चरित्र को हनन करने के लिए एक साजिश है। जयचंद ने 1192 में पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गौरी को नहीं बुलाया, बल्कि मोहम्मद गौरी स्वतः विवेक से आक्रमण किया, क्योंकि 1191 में पृथ्वीराज के द्वारा उसे करारी पराजय का सामना करना पड़ा था और इस हार के कलंक को मिटाने के लिए पूरी ताकत के साथ, पूरी सेना के साथ उसने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया।